भाई लोगों को राम राम नमस्कार। अपने सबसे पुराने सबसे पुरातन देव वैदिक कालीन देव जो कि सबसे प्रत्यक्ष देव भी है, सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं, वह है अपने सूर्य देव। और वो अगर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जयपुर में अपने उदीयमान रहें और अपनी आभा प्रभाव बिखेरते रहें तो जयपुर का तो दिन बन जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति पे जयपुर सारा होता है। छतों पर धूप का सेवन, रेवड़ी, तिल के लड्डू और दुनिया भर की जो भी महिलाएं जो बना सकती हैं सब कुछ बनाया जाता है। बहू बेटियों के यहाँ एक दूसरे के यहाँ गिफ्ट का आदान प्रदान होता है और एक हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। आप सभी को मकर विलक्कू, मकर संक्रांति, लोहड़ी आदि सीजनल जितने भी हमारे पर्व हैं उनकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सूर्य देवता भी उत्तरायण होने जा रहे हैं। पूरी ऊर्जा का स्रोत, विश्व की ऊर्जा का स्रोत हमारे प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण ही हैं। उनके बगैर ऊर्जा का कोई स्रोत है नहीं। वे अगर उत्तरायण होकर खिलखिलाकर आपके ऊपर अपनी धूप वर्षा कर रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। यह साल आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। अब चलते हैं। अब अचानक क्यों बैठा, मैं तो धूप में आ गया। हमारे मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने मकर संक्रांति वगैरह तो विश किया नहीं और वो सीधे सीधे एक मुद्दे पर उतर है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं जनरली बात करना कम चाहता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आ जाते हैं। उनमें से धर्म हो गया, जाति हो गया, और फिर जाति का नाम जब आ गया तो आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात एक ब्राह्मण करे तो आरक्षण द्रोही के अलावा तो वो कुछ होता नहीं है। आरक्षण पे गिना देंगे लोग बाग कि उनके पास इतने प्रतिशत पद वहाँ पे हैं, 90% कब्जा यहाँ पे है और 100% मंदिरों में है और कुछ। मैंने एक बार खोज के निकाला था, मैंने कहा 17 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का जो अरेबल लैंड है जिस पे खेती हो सकती है, उसमें ब्राह्मणों का 1% भी नहीं है। और आज की डेट पे अगर आज के तारीख में अगर कोई ढूंढने जाए तो जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास खेती है और जो खेती के दाम हैं, जो आजकल खेतों के क्या कहना चाहिए प्राइस वार में फंसे हुए हैं। क्योंकि लोगों को चाहिए ज़मीन, सबको चाहिए ज़मीन, उद्योगपति को भी चाहिए ज़मीन, किसान को भी चाहिए और ज़मीन एक मध्यम वर्ग को भी चाहिए कम से कम अपना घर बनाने के लिए। तो ऐसे वातावरण में जब ज़मीनों की कीमत करोड़ों पार कर रही हो, उस समय सबसे अमीर कौन हुआ? जिसके पास ज़मीन है। ज़मीन में तो हमारा कोई हिस्सा नहीं। एनीवे, इस पे मैं नहीं जा रहा। उन्होंने अभी तो सबसे पहले जिस बात पे उनको वो शुद्ध थे जिस बात से, तो वो दो उन्होंने मेरे को प्रश्न किए। सबसे पहला कि एक तो SC/ST की क्रीमी लेयर के बारे में जो एक रेड पिटीशन दायर हुई है उसमें केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार क्या कहती है इस बारे में? तो उन्होंने कहा आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं तो बहुत पहले से यही कह रहा हूँ कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए ताकि उनके ही अपने पीछे छूटे हुए भाई बंधु जो गाँव में पड़े हुए हैं वो भी शहर देख सकें, वो भी सरकारी नौकरियाँ देख सकें, वो भी थोड़ा समृद्धि का मुंह देख सकें। मैं यहाँ समृद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सब आर्थिक ही नहीं है। क्योंकि समृद्धि जब होती है तो एक उस पर मान सम्मान की भी बात होती है, पैसा होता है आपके पास, दो लोग नमस्ते करते हैं आप। तो ऐसा क्यों है कि वो सारी समृद्धि आप 4 पीढ़ी तक उसका आनंद लें और किसी को एक भी पीढ़ी के लिए, एक बार के लिए भी ना मिले? तो इसलिए उस समृद्धि का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके तक भी पहुंचना चाहिए। तो उस पर तो मेरा व्यू क्लियर है। लेकिन अब वो सरकार क्या कहती है? सरकार ने जो दूसरा एक आदेश है जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा खिन्न थे, उस दूसरे आदेश को जो निकाला है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि क्रीमी लेयर पर भी सरकार कोई सही स्टैंड ले पाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन PG की जो सीट्स होती हैं उनमें अभी तक, मैं सरल शब्दों में उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि उसमें जो परसेंटाइल का एक अड़चन आया करती थी उसको SC/ST के लिए उसको केंद्र सरकार ने पूरी तरह समाप्त ही माने उसे
क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो 800 अंक पा करके 800 अंक के लिए जो पीजी के लिए सीट होती थी, उस 800 अंकों में 235 अंक को कट ऑफ माना गया था। 235 अंक तो कम से कम चाहिए। उसको हटा करके केंद्र सरकार ने अब -40 को भी एलिजिबिलिटी बना दिया। -40, 0 से नीचे -40 तक भी अगर SC/ST का व्यक्ति अंक लाता है, इसको लाना कहेंगे क्या कहेंगे मुझे, सिक्योर करना, जो भी, अगर -40 तक भी सिक्योर करता है तो उसको पीजी की सीट मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति, और वो डॉक्टरी के पेशे से ही ज़्यादा उन्होंने उसका उदाहरण लिया था, और उसी के लिए वो विशेष तौर पर कह रहे थे कि जो व्यक्ति एक बार PMT में कुछ अंक ला करके, जितने भी लाया हो, नीट परीक्षा में कुछ अंक ला करके वो डॉक्टर बना, 5 से 7 साल उसने एक विषय विशेष की पढ़ाई की, और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के लिए उसको -40 अंक मिले और वो पीजी की सीट ले, तो क्या वाकई आरक्षण का यही उद्देश्य था कि दुनिया भर के लोगों की जान और उनकी वेल बीइंग किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दी जाए जिसको अपने ही उस सब्जेक्ट के बारे में अब तक कुछ नहीं पता है, जब वो 7 साल पढ़ाई कर चुका है? और उससे भी अधिक, चलिए छोड़िए, आप ब्राह्मणवाद को छोड़ दीजिए, और ब्राह्मणों का को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना वो तो छोड़िए। आप ये बताइए कि वह व्यक्ति जब पीजी की क्लास में जाएगा, अभी देखिए नीट से जो आया, नीट के बारे में तो नीट में एक बृहद कैनवस है, उसमें कौन किसको कितना जानता है, कौन किसके बारे में क्या राय रखता है, वो तो शायद ना संभव हो। लेकिन जब पीजी में जाते हैं 20 सीट होती है, 28 सीट होती है, 30 सीट होती है, 30 सीटों में हर व्यक्ति को पता है कि कौन कितने मार्क्स लेकर के आया है और कौन कैसी पढ़ाई कर रहा है। क्या वाकई इस तरह का आरक्षण आपके मान सम्मान को सुरक्षित कर सकता है? सवर्ण कुछ बोलेगा उसको तो आप मुंह बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो अधिकार नहीं है इस बारे में कुछ भी बोले। क्या आपके अपने ही साथी जो दूसरी कैटेगरी से आए होंगे, या इसी कैटेगरी से आया हुआ व्यक्ति जिसने 235 अंक प्राप्त कर लिए, या कम से कम इतने अंक प्राप्त किए कि वो कह सकता है कि हाँ मैंने 7 साल पढ़ाई की, उसके सामने भी एक -40 वाले को आप खड़ा करके सोचेंगे कि मान सम्मान मिलेगा उसको? अंतिम उद्देश्य आरक्षण का मान सम्मान है, पैसा नहीं है। ये तो आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ। आरक्षण से आपको उस स्तर तक ले जाया जाए जहाँ पर अंततः समाज को आपके सम्मान की रक्षा करनी पड़े, आपको एक उचित सम्मान देना पड़े। उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना। तो इसका ये तरीका ही है क्या? आरक्षण ही एक तरीका है क्या? या सरकारी नौकरी ही एक तरीका है क्या? और अगर सरकारी नौकरी ही एक तरीका है तो प्रभु कम से कम डॉक्टरी के पेशे में जिस व्यक्ति को -40 मिले हो, उसको उसके समकक्ष कोई भी बड़ी से बड़ी नौकरी दे दीजिए, लेकिन कम से कम इस पेशे में तो मत रखिए। इस पेशे में ही उसके लिए अलग से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बना दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बना दीजिए, ताकि कल को गलती से भी कोई ऐसा व्यक्ति उसके सम्मुख चला जाए जिसको इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, और वो जय सिया राम। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हौसला बढ़ाता है, लेकिन अभी सब्सक्रिप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए आपसे पुनः निवेदन है सब्सक्रिप्शन जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।